जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, मतलब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ में क्या किया। मतलब जो आज की जो हम कांग्रेस देख रहे हैं वो कांग्रेस एक्चुअली 1885 के अंदर स्थापित हो गई थी। तो उस वक्त भी वो कांग्रेस थी, जो आज की जो कांग्रेस है वो उस वक्त भी थी। तो उस वक्त उस कांग्रेस का क्या रोल था और उस वक्त मिस्टर गांधी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी का क्या रोल था और उन्होंने किस तरह से नाइंसाफ़ी की थी अनटचेबल्स के साथ में, अछूतों के साथ में किस तरह से नाइंसाफ़ी की थी, किस तरह से उनके अधिकारों से उनको मतलब बेदखल किया था, कैसे उनके मतलब क्या क्या चालाकियाँ की थी उन्होंने कि अछूतों को उनके अधिकार ना मिले, क्या क्या चालाकियाँ की थी कि जो अछूतों की स्थिति है वो सुधरे ना, और क्या क्या उन्होंने मतलब कैसी कैसी षड्यंत्र रचे थे उन्होंने अछूतों के खिलाफ। तो वो चीज बाबा साहब ने इस किताब के अंदर पूरी तरह से एक्सपोज की है, पूरी तरह से मतलब कांग्रेस और गांधी को एक्सपोज कर दिया है कि जो कांग्रेस और गांधी खुद को अछूतों का मसीहा मानती है और खुद को मतलब अछूतों का मतलब एक तरह से देवता मानती है कि हमने अनटचेबल्स मतलब जो आज की जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। उस चीज़ को बाबा साहब ने इस बुक के अंदर कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है। आज भी मतलब इस इंटरनेट के और इस इंफॉर्मेशन एज के अंदर पता नहीं लोग बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को एससी का और फॉर दैट मैटर जो बैकवर्ड कास्ट हैं और एसटी ओबीसी उनका एक तरह से मसीहा मानती है कि जो कांग्रेस है वो तो हमारे साथ में है और हमारे लिए कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और गांधी को तो इस तरह से देखा जाता है कि जैसे शेड्यूल कास्ट के वो देवता हो गए और उन्होंने मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। अगर वो बाबा साहब की इस किताब को पढ़ लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि भैया किस तरह का षड्यंत्र कांग्रेस और गांधी ने रचा है। अगर जो षड्यंत्र कांग्रेस और गांधी ने रचे थे अगर वो ना रचते तो आज जो शेड्यूल कास्ट की जो कंडीशन है उससे शायद बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत 10 गुना ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है। अगर जो षड्यंत्र कांग्रेस और गांधी ने रचे थे अगर वो नहीं रचते या वो उनके जो षड्यंत्र थे अगर वो असफल रहते तो आज जो शेड्यूल कास्ट की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती आज के मुकाबले। तो इस बुक के अंदर बाबा साहब ने कांग्रेस गांधी को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो इस बुक की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक की क्या कारण ऐसा हुआ कि बाबा साहब को ये बुक लिखनी पड़ी, किन कारणों की वजह से बाबा साहब को ये किताब लिखनी पड़ी। तो यह व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। फ्रेंड्स, बुक को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में कुछ नहीं तो जय भीम जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब के विचारों से सब लोग जान सके, अवगत हो सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं बाबा साहब से रिलेटेड, बाबा साहब की लिटरेचर बुक्स और हमारे जो बहुजन समाज के और महामानव है उनके सारे वीडियोस को, उनके लेक्चर्स, उनके ट्यूटोरियल्स आप इस चैनल पर देख सके, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो बुक की स्टार्ट इस तरह से होती है। बाबा साहब लिखते हैं, यहाँ पर कोट करते हैं, इट मे बी योर इंटरेस्ट टू और मास्टर्स बट हाउ कैन बी ours टू योर स्लेव्स। ये कोई थ्यूसिडाइट्स, ये कोई फिलोसोफर है, उनकी कोटेशन को बाबा साहब ने यहाँ पर कोट किया है कि ये आपके लिए एक फ़ायदे की बात हो सकती है कि आप हमारे मालिक बन जाओ, लेकिन हमारे लिए कैसे फ़ायदे की बात है कि हम आपके गुलाम बन जाएं। और इसके बाद में आता है इस बुक के कंटेंट्स, प्रीफेस है जिसको आज हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 11 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, उनको हम 1 बाय 1 आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर्स के बाद में फिर अपेंडिक्सेस है। अपेंडिक्सेस में मोस्टली स्टेटिस्टिकल फिगर्स जो 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं या और भी जो डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, टेबल्स है, वो इन अपेंडिक्स के अंदर। इस बुक को एक्चुअली बाबा साहब ने, उनके कोई फ्रेंड है और मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली मैंने सर्च भी किया लेकिन मिला नहीं कि कोई एक्चुअली उनके कोई फ्रेंड थे जो इंग्लिश फ्रेंड थे, उनको बाबा साहब ने ये बुक डेडिकेट की है। बुक की स्टार्ट कुछ जो बाइबल है उसकी किसी कोटेशन से स्टार्ट होती है। बाबा साहब बोलते हैं, आई नो हाउ व्हेन वी यूज टू रीड द बाइबल टुगेदर यू वुड बी अफेक्टेड बाय द स्वीटनेस एंड पैथोस ऑफ दिस पैसेज। जो ऊपर जो ये पैसेज कोट किया है बाइबल का, तो वो बाबा साहब उनके फ्रेंड जब बाइबल पढ़ते थे साथ में, तो जो उनकी फ्रेंड है वो इस पैसेज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती। फिर आगे बाबा साहब कोट करते हैं रूथ के स्टेटमेंट। बाबा साहब की स्पेशल है कि बाबा साहब ने इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी, इतने सारे फिलोसोफर्स को पढ़ा था, इतने सारे आइडियलॉग्स को पढ़ा था, तो उनके पास में मतलब हर सिचुएशन के लिए किसी ना किसी फिलोसोफर को कोट करने के लिए मतलब मटेरियल रहता था।
तो ये बहुत बड़ी मैंने बुक्स पढ़ी बाबा साहब की, तो उसमें बाबा साहब ने बहुत सारे फिलोसोफर्स को, आइडियलॉग्स को कोट करते हैं हर जगह, अपनी कंडीशंस और अपनी जो चीज़ समझाना चाहते हैं उसको समझाने के लिए किसी ना किसी फिलोसोफर को या किसी ना किसी राइटर को, किसी ना किसी को कोट करते हैं। तो यहाँ भी बाबा साहब ने रूथ के स्टेटमेंट को कोट किया है, दी पीपल शैल बी माई पीपल एंड दी गॉड माई गॉड। मतलब जो तुम्हारे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, और जो तुम्हारे भगवान हैं वो मेरे भगवान हैं। तो इसमें जो बाबा साहब की जो फ्रेंड है वो तो ये मेंटेन करती हैं कि ये जो सेंटिमेंट है इस सेंटेंस का वो है कि एक परफेक्ट वाइफ का सेंटिमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते थे बाबा साहब कि इस सेंटेंस के अंदर सोशियोलॉजिकल वैल्यू है, मतलब एक नॉर्मल वाली जो मीनिंग है वो नहीं है, एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है इस सेंटेंस के अंदर। और प्रोफेसर स्मिथ इसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सेंटेंस है इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट सोसाइटी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी को एंशिएंट सोसाइटी से डिफरेंशिएट करता है। जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसमें मैन प्लस गॉड ये दोनों शामिल रहते थे, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें मैन है, मतलब जो गॉड वाली चीज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। बाबा साहब बोलते हैं कि उस वक्त तुमने, मतलब अपने फ्रेंड को एड्रेस कर रहे हैं कि तुमने उस वक्त मेरी इस बात को नहीं माना था, लेकिन अब, और फिर मैंने उस वक्त कहा था कि मैं तुम एक बुक लिखूंगा इस थीम का, और इस थीम पर एक बुक लिखूंगा और वो तुमको डेडिकेट करूंगा। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ उसमें अभी भी गॉड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गॉड की इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जो ये प्रोफेसर स्मिथ का जो सेंटेंस जो उन्होंने रखा है इसने मुझे काफ़ी हेल्प की है एक चीज़ों को नए ढंग से देखने के लिए। आगे बाबा साहब बोलते हैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, इस कारण से मैं अपनी जो लिटरेरी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैंने अब कोशिश की है और इस किताब को मैंने कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करके अब ये बुक तुमको डेडिकेट करने के लिए रेडी है। इस तरह से करके ये डेडिकेशन खत्म होता है। बाबा साहब यहाँ बी आर अम्बेडकर टू एफ, मतलब जो फ्रेंड है उनका नाम एफ से स्टार्ट होता है, और इस तरह से डेडिकेशन अपने फ्रेंड को डेडिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड को जिनका नाम एफ से स्टार्ट होता है उस फ्रेंड को डेडिकेट करते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रीफेस। इस प्रीफेस में बाबा साहब स्टार्ट करते हैं 1892 के अंदर इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, और उसके अंदर जैसे ये दो पार्टीज थी कंजर्वेटिव्स की जिसको हेड कर रहे थे लॉर्ड सैलिसबरी, और लिबरल्स की पार्टी थी हेडेड बाय मिस्टर ग्लैडस्टोन। तो ये जो कंजर्वेटिव मतलब सॉर्ट ऑफ राइट विंग, और लिबरल्स मतलब सॉर्ट ऑफ लिबरल विंग बोल सकते हैं, नॉट लेफ्ट विंग बट लिबरल विंग बोल सकते हैं उसको। तो जो ये लॉर्ड सैलिसबरी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ये हार गई थी, मतलब जो राइट विंग पार्टी थी वो हार गई थी, और जो लिबरल पार्टी थी वो जीत गई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि द रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस इलेक्शन वाज नॉट, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात थी कि जो लॉर्ड सैलिसबरी की पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो हार गई थी, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। मतलब कहने का मतलब है कि यार दो पार्टी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता क्या है, जिसकी मेजोरिटी है वो सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ हुआ ये कि जो हार गया है बंदा वो अपनी सरकार छोड़ने को रेडी नहीं है, मतलब अपनी कुर्सी छोड़ने को रेडी नहीं है, रिफ्यूज टू सरेंडर इज ऑफिस टू द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी व्हेन। और जब पार्लियामेंट, मतलब उस इलेक्शन के बाद में जो पार्लियामेंट असेंबल्ड हुई तो इंग्लैंड के अंदर जो क्वीन होती है वो अपना उस मौके पर अपनी एक स्पीच देती है, तो वहां पर जो क्वीन है वो भी स्पीच दे रही है, और स्पीच के अंदर जो हारा हुआ बंदा है लॉर्ड सैलिसबरी उसका आगे का गवर्नमेंट का उसका प्रोग्राम बता रही है कि आगे गवर्नमेंट ये बंदा क्या करेगा, उसका प्रोग्राम बता रही है। मतलब बड़ी अजीब सी बात थी ये। मतलब कुल मिला के बात ये होगी कि इंडिया के अंदर अगर दो पार्टी हैं और वो एक जो हारी हुई पार्टी है उसको मतलब प्रेसिडेंट बुलाए और बोले कि तुम सरकार बना लो, और फिर ना एक स्पीच दे और उसके अंदर जो हारी हुई पार्टी है उसका आगे का भविष्य का प्रोग्राम बताए कि ये पार्टी ऐसे करेगी, मतलब कितनी अजीब बात है। अब जो ये लॉर्ड सैलिसबरी की जो हारी हुई पार्टी है, जो कि मतलब लॉर्ड सैलिसबरी गवर्नमेंट वाज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने, मतलब हारी हुई पार्टी ने बड़े अजीब तरीके से एक गवर्नमेंट बना ली, कैसे पॉसिबल है ऐसा, ठीक है, लेकिन उन्होंने बना ली इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बना ली उन्होंने। तो अब ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ब्रिटिश संविधान के लिए एक चैलेंज हो गया। इट वाज ए चैलेंज टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच रिकॉग्नाइज्ड पार्लियामेंट्री मेजोरिटी एज द ओनली टाइटल डीड फॉर द पार्टीज राइट टू, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि भैया जिसकी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी होगी वो सरकार बनाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, हारा हुआ जिसकी मेजोरिटी नहीं है वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो द लिबरल्स टुक अप द चैलेंज एंड टेबल्ड एन अमेंडमेंट टू एड्रेस। तो जो लिबरल्स थे जो जीते थे उन्होंने इसको एक चैलेंज लिया और उन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए वो, और इस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने जो सैलिसबरी की गवर्नमेंट थी, जो राइट विंग की गवर्नमेंट थी,
उसको क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करके साथ में कहा कि उनको कोई राइट नहीं है सरकार बनाने का क्योंकि उनके पीछे कोई मेजोरिटी है ही नहीं। तो जो अमेंडमेंट लाया गया उसके अंदर जो लिबरल पार्टी है उसके जो लॉर्ड थे देन मिस्टर एस्क्विथ, उन्होंने स्पीच दी और स्पीच में उन्होंने जो फेमस फ्रेज यूज की, कौसा फिनिटा एस रोमा लक्विस्टा एस्ट, एक तरह से इसको एक प्रोवर्ब बोल सकते हैं कि रोम हैज स्पोकन एंड डिस्प्यूट मस्ट एंड। मतलब कुल मिला के मान लो इंडिया है, इंडिया की जो अगर मैं बोलूँ कि भैया इंडिया की जनता ने अपना फैसला दे दिया है और अब हमें कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इंडिया की जनता का कहना मानना है। मतलब बोलते हैं ना भाई जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया और अब उसे मानना चाहिए, तो उस तरह का ये फ्रेज है, रोम हैज स्पोकन एंड द डिस्प्यूट मस्ट एंड। मतलब जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है, अब किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट का अंत हो जाना चाहिए कि भाई कौन राज करेगा। ऑब्वियसली जिसने जनता ने जिसको चुना है वही राज करना चाहिए ना। तो ये इस फ्रेज का मतलब है। ये फ्रेज सबसे पहले ओरिजिनली सेंट अगस्टिन जो यूज किया गया था और वो रिलीजियस कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया गया था एंड कम टू बी यूज्ड एज अ फाउंडेशन। और लेकिन ये लेटर पेपल सॉवरेनिटी, पेपल सॉवरेनिटी मतलब जो पोप होता है उसकी अखंडता, जो पोप होता है क्रिश्चियन धर्म में उसकी अखंडता। मतलब उस वक्त सेंट अगस्टिन ने मतलब जो पोप्स थे उनकी अखंडता, उनकी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी उनका एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो वो एक अलग कंटेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पर इस कंटेक्स्ट के अंदर ये है कि जनता ने क्योंकि लिबरल पार्टी को जिताया है इसलिए लिबरल पार्टी को राइट है कि वो रूल करे। तो मतलब जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है टुडे इट इज एक्सेप्टेड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच पॉपुलर गवर्नमेंट रेस्ट, नेमली द राइट ऑफ ए पॉलिटिकल मेजोरिटी टू रूल। मतलब ये एक फंडामेंटल है, आज की जो डेमोक्रेसीज हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, उनका एक फंडामेंटल है कि जिसको पॉलिटिकल मेजोरिटी मिलती है वही रूल करेगा। तो ये डिस्कस करने के बाद फिर बाबा साहब आते हैं यहाँ पर अपने जो 1937 के अंदर जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल, ये गलत मिस टाइप है यहाँ पर, 87 नहीं 37 है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए जो इलेक्शंस हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज 35 नॉट 85, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1937 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे अब बाबा साहब उसके लिए एक बेस बना दिया उन्होंने। अब उसको डिस्कस करेंगे इसमें आगे। एक्चुअली जो उस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसमें कांग्रेस को भी मतलब लगभग आधी से ज्यादा सीट्स मिली थी। तो इस कारण से बाबा साहब काफी प्रभावित हुए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आधी से ज्यादा सीट जो अपन बात कर रहे हैं वो मतलब जो एससी की जो रिजर्व सीट थी उसमें कांग्रेस को भी काफी सीट्स मिली थी। बाबा साहब इस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस को जो एससी की जो सीटें हैं उन पर इतनी ज्यादा मतलब सीट्स कैसे मिल सकती है, इतनी ज्यादा सीट्स पर कांग्रेस कैसे जीत सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो सब यहाँ बात करते हैं और बोलते हैं कि हैविंग लेड द अनटचेबल्स अगेंस्ट द कांग्रेस फॉर फुल 5 years इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब बाबा साहब ने अनटचेबल्स अछूतों को लीड किया था 5 साल तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगेंस्ट द कांग्रेस के अगेंस्ट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अछूतों को मतलब लीडर जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे और कांग्रेस के अगेंस्ट में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए काफी लड़े थे कांग्रेस के और गांधी के अगेंस्ट में। तो बोलते हैं कि यार इस तरह के रिजल्ट्स आए तो इनका कारण क्या रहा, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोशिश बाबा साहब इस बुक के अंदर और इस मतलब उनके सामने जो क्वेश्चन थे वो यही था कि ऐसा कैसे होता है कि जो अनटचेबल्स है वो कांग्रेस की तरफ चल जाए। टू मी द क्वेश्चन वाज हैड द अनटचेबल्स गॉन ओवर टू द कांग्रेस। बाबा साहब बोलते हैं मेरे लिए क्वेश्चन था कि भाई ऐसा क्या जो अनटचेबल्स अछूते वो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। सच ए थिंग वाज टू मी अनइमेजिनेबल, मेरे लिए ऐसा सोचना भी मतलब बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कैसे होता है। For I could not believe that untouchables apart from मतलब कुछ जो एजेंट्स है, कुछ जो चमचे हैं कांग्रेस के वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ चले गए, लेकिन पूरे के पूरे अनटचेबल्स कांग्रेस की तरफ जा ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और बाबा साहब ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे अनटचेबल्स अछूत हैं वो कांग्रेस की तरफ चले जाए, क्योंकि जो बाबा साहब बोलते हैं कि जो मिस्टर गांधी एंड कांग्रेस जो कि अछूतों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थी और उसके लिए मतलब एंड तक कांग्रेस और गांधी माने ही नहीं कभी। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करें, पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो एससी को शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले थे जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देने के लिए रेडी हो गए थे। तो गांधी
मतलब बिल्कुल आमरण अनशन तक कर दिया मिस्टर गांधी ने कि नहीं, अछूतों को ये अधिकार अलग से जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो नहीं मिलेंगे। मतलब जो कांग्रेस और गांधी मतलब इंच बाय इंच एंड तक लड़े ताकि अछूतों को उनके अधिकार ना मिले, तो उसकी तरफ अछूत कैसे जा सकते हैं, अनटचेबल्स उनकी तरफ कैसे जा सकते हैं। आई हैड देयरफॉर डिसाइडेड टू स्टडी द रिटर्न्स ऑफ द इलेक्शन दैट टुक प्लेस। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि जो 1937 में इलेक्शंस हुए उनको स्टडी करने की मैंने मतलब डिसाइड किया। तो आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो इस तरह की स्टडी है वो अगर होती है, स्टडी करते हैं, तो उससे अछूतों को, अनटचेबल्स को काफी फायदा मिलेगा कि यार दरअसल हुआ क्या है, क्या वास्तव में जो कांग्रेस है वो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती है, इसका मतलब एक जायजा लिया जाएगा। इसके बाद आगे बाबा साहब बोलते हैं कि उन्होंने फिर इस किताब को लिखने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी और चीज़ों में भी बिजी थे, इस कारण से वो इस काम को धीरे धीरे कर पाए। और एक जो ब्लू बुक छपती है इलेक्शन की रिजल्ट्स ऑफ 1987 के अंदर जो छपी थी, उसमें जो सारे आंकड़े थे कि भाई किस जगह से कौन सा कैंडिडेट जीता, कितने वोट मिले, तो उसमें क्या है जो डाटा था वो इनसफिशिएंट था, क्योंकि उसमें जो वोट्स दिखाए गए थे, कितने वोट्स किस कैंडिडेट को पड़े, वो मतलब कंबाइनली दिखाए थे। शेड्यूल कास्ट वोट और जो जनरल वोट्स थे उनको अलग से नहीं दिखाया गया था, उनको कंबाइन करके दिखाया गया था। प्लस शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को शेड्यूल कास्ट के कितने वोटर्स पड़े, मतलब कितने एससी के कैंडिडेट्स को, एससी के लोगों ने कितने वोट डाले, वो फिगर भी मतलब उसके अंदर नहीं था। इस कारण से फिर बाबा साहब ने सर्कुलर लेटर्स इशू किए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रांतीय सरकारों को सर्कुलर्स भेजे कि भाई ये इस तरह के फिगर्स दो कि जो शेड्यूल कास्ट जो वोटर्स हैं उन्होंने मतलब कितने वोट डाले, और शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको कितने कितने वोट डाले, एंड शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग बाय शेड्यूल कास्ट इलेक्टर्स एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को कितने वोट एससी के मिले, टोटल कितने वोट्स थे उनमें से एससी के कितने मिले, इस तरह का डाटा बाबा साहब को चाहिए था। इस कारण से उन्होंने सर्कुलर्स भेजे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और वो डाटा मिलते मिलते काफ़ी टाइम लगा, इस कारण से ये बुक को बनने में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर बाद में जब डाटा वगैरह मिले तो ये काफ़ी बुक जो डाटा थे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा थे, इस कारण से उनको अपेंडिक्स के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ा। फिर आगे बाबा साहब कहते हैं कि इस बुक को जब वो लिखने स्टार्ट कर रहे थे, वो इस दौरान जो इतना डिले हो गए थे इस किताब को लिखने में, इस वक्त कांग्रेस ने बहुत बड़ी चालाकी चली, और कांग्रेस ने कि कांग्रेस ने सब प्रोपेगेंडा किया कि जो अनटचेबल्स हैं उन्होंने मतलब कांग्रेस को जिता दिया है, और इस तरह से बहुत एडवर्टाइजमेंट किया कि अनटचेबल्स को जो हैं अछूत हैं एससी हैं वो कांग्रेस की तरफ है क्योंकि कांग्रेस को जिताया है। इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कांग्रेस ने इस दौरान। और जो उस प्रोपेगेंडा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई जो एससी की जो 151 सीट्स हैं, मतलब जहां से 151 सीट्स वो हैं जहां सिर्फ एससी के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, उनमें से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को सिर्फ 12 सीट्स मिली हैं, सिर्फ 12 सीट्स मिली है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई थी। इस चीज़ को काफ़ी मतलब एक प्रोपेगेंडा किया गया, भाई जो एससी की सीटें हैं वहाँ से देख लो डॉक्टर अम्बेडकर को तो सिर्फ 12 सीटें ही मिली है, तो फिर कोई ऐसे क्यों कह सकता है कि जो एससी है उनको डॉक्टर अम्बेडकर रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का बहुत प्रोपेगेंडा, और ये कहा गया कि 12 सीट्स तो सिर्फ कांग्रेस वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी ने जीती है, और बाकी की सारी सीटें एंड द रेस्ट ऑफ द सीट्स वर कैप्चर्ड बाय द कांग्रेस। मतलब प्रोपेगेंडा करो लेकिन सच के बेसिस पे करो, या तो बिल्कुल झूठी कि जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है वो सारी की सारी कांग्रेस ने जीत ली। इतना जबरदस्त झूठ, मतलब इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया। मतलब जो मेन प्रोपेगेंडा की 151 सीट्स हैं उनमें सिर्फ 12 सीट्स बाबा साहब अम्बेडकर ने जीती है और बाकी की सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली। ऐसा जबरदस्त इतना झूठा प्रोपेगेंडा। तो बाबा साहब बोलते हैं कि इस बुक के अंदर जो डाटा फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं वो कांग्रेस का जो ये फाल्स प्रोपेगेंडा है उसको बुरी तरह से हिट करेगा। बाबा साहब बोलते हैं कि जो कांग्रेस का वर्जन है वो बिल्कुल झूठा है, और आगे बोलते हैं अगर हम फैक्ट्स को देखें एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द रिजल्ट्स ऑफ 1937 इलेक्शन कंक्लूसिवली डिसप्रूव द कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट। जो मतलब जो फैक्ट बात है वो ये है कि 1937 की जो इलेक्शन है वो बिल्कुल प्रूव कर देते हैं कि जो कांग्रेस है वो कहीं से भी अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, कांग्रेस अछूतों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जो 1937 का रिजल्ट है वो इस बात को प्रूव कर देगा, और इसको इस तरह से प्रूव किया बाबा साहब ने यहाँ पर। फार फ्रॉम सपोर्टिंग द कांग्रेस वर्जन ऑफ द रिजल्ट द इलेक्शन शो, बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस जो बोल रही है उसको उसके अगेंस्ट में एक्चुअली जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अगेंस्ट में है, उसका जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल फेक है, वो झूठा है। क्योंकि अब बाबा साहब यहाँ फैक्ट्स कोट करते हैं कि भाई जो 151 जो सीट थी, 151 सीट्स थी टोटल एससी की, उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 78 सीट्स मिली थी, है ना। तो ये कह देना कि 151 में से जो 13 सीट्स तो डॉक्टर अम्बेडकर को मिली है और उसके बाद में जो बाकी सीटें बच गई वो सारी कांग्रेस को मिली है, वो तो बिल्कुल ही बोलते हैं बिल्कुल ब्लैंक ट्रुथ, ब्लैंक फॉल्स, बिल्कुल वाइट फॉल्स, मतलब सफेद झूठ बोल रहे हैं एक तरह से,
है ना, कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं, बाकी सीटें पूरी कांग्रेस जीत गई। जो फैक्ट बात थी वो ये थी कि 151 सीटें में से कांग्रेस को 78 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 151 में से 78। ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अनटचेबल्स ने अपने सेपरेट कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे। अगर अनटचेबल्स कांग्रेस के साथ में होते तो अपने सेपरेट कैंडिडेट क्यों खड़े करते हैं? और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि द मेजोरिटी ऑफ 78 सीट्स वॉन बाय द कांग्रेस वर वॉन विद द हेल्प ऑफ हिंदू वोट्स एंड दे डू नॉट देयरफॉर इन। और क्योंकि जो 78 सीटें जीती थी वो हिंदू वोट्स के जरिए जीती थी, तो इसलिए जो कांग्रेस है वो क्लेम नहीं कर सकती कि वो एससी को रिप्रेजेंट करती हैं। 151 सीटों में जो कांग्रेस ने वास्तव में रियल सेंस में जो जीती हैं वो ओनली 38, ये 88 नहीं है, ये 38 है। 38 सीट्स जीती हैं क्योंकि 38 सीट्स ही ऐसी सीट्स थी जहां पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, फिर भी कांग्रेस वहां जीत गई। तो मतलब जो एक्चुअली जो जीती है कांग्रेस सिर्फ 38 सीट्स की, एक्चुअली 88 नहीं है, इस बुक के अंदर गलत लिखा हुआ 38 है। इसको मैंने वेरीफाई किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो बुक है उससे वेरीफाई किया है, उसको हम चेक करते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MEA की जो वेबसाइट है वहां से वॉल्यूम 09 डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं वॉल्यूम 09। डिस्क्लेमर के अंदर उसका लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम 09 में ये यही बुक है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स को हम और तरीके से देखते हैं, इन 4 पॉइंट्स को। तो जो पहला पॉइंट था वो ये था कि 151 में से कांग्रेस को सिर्फ 73 सीट्स मिली है। That the untouchables in almost every constitution fought against the Congress by putting their, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अछूतों ने खुद के कैंडिडेट्स खड़े किए थे कांग्रेस के अगेंस्ट में। तीसरे पॉइंट में there is a majority of 73, जो कांग्रेस ने 73 सीटें जीती भी ना, उनमें से भी ज्यादातर जो सीटें ऐसी सीटें थी जहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा थे। एससी के वोटर्स कम थे, हिंदू वोटर्स ज्यादा थे। तो जब जिस सीट पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं, एससी के वोटर्स कम हैं, तो वो तो कांग्रेस वहां पर हिंदू वोटर्स की वजह से जीती है, एससी के वोटर्स की वजह से तो नहीं जीती है। तो इस कारण से वो कांग्रेस ये क्लेम नहीं कर सकती कि भाई उन सीटों से अगर मान लो वो एससी की वजह से जीती है या एससी को रिप्रेजेंट करती है, इस चीज को क्लेम नहीं कर सकती। और फोर्थ पॉइंट है कि 151 सीटों में से कांग्रेस रियल सेंस में सिर्फ 38 सीट्स पे ही जीती है, क्योंकि वो 38 सीट्स ऐसी थी जहां पर एससी के पॉपुलेशन ज्यादा थी। मतलब यार इसको इस तरह समझिए, कोई एक एक्स लोकेशन है, वहां पर अगर एससी की पॉपुलेशन 30 है और जनरल की पॉपुलेशन 70 है, तो ऑब्वियसली वहां से जो कैंडिडेट जीतेगा वो जो जनरल की 70% पॉपुलेशन है उनके वोट पाके तो जीतेगा। अगर 30 जो % पॉपुलेशन एससी की वो किसी एक कैंडिडेट को वोट करती है, जो 70% पॉपुलेशन है वो दूसरे कैंडिडेट को वोट करती है, तो जो दूसरा कैंडिडेट है वही जीतेगा, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हिंदुओं की, तो वो उसको जिता देंगे। एक्चुअली इसी कारण से जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला मुद्दा चला था, बाबा साहब यही चाहते थे कि जो एससी की जो सीट है वहां पर सिर्फ एससी के लोग ही वोटिंग करें। मतलब जो एससी की सीट है वहां से एससी का कैंडिडेट खड़ा हो और उस एससी के कैंडिडेट को सिर्फ एससी के लोग ही वोट करें, यही मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा था। लेकिन गांधी ने और कांग्रेस ने इस चीज को नहीं माना। बाद में बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, इसको हम 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि 2 इलेक्शन करवाएंगे, प्राइमरी इलेक्शन, सेकेंडरी इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन में ऐसा करा लेंगे कि जो एससी के 3-4 कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और उनमें आपस में फाइट करवाएंगे। फाइट इन द सेंस कि मतलब उस प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ एससी के लोग ही वोट करें, ठीक है। और उनमें से जो कैंडिडेट जीतेंगे वो फिर उनको सारे लोग के वोटिंग के थ्रू चुने। लेकिन इस चीज को भी वो बिल्कुल भी नहीं माने, कांग्रेस और गांधी। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि एससी को जो एससी की सीटें हैं वो तो मिल गई, लेकिन वहां वोट सब डालते हैं। अब वोट सब डाल रहे हैं तो किसी अगर लोकेशन पर मान लो कोई एक्स लोकेशन है, वो एससी की सीट है, ठीक है, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन एससी की 30% या 40% है और बाकी जो 60% पॉपुलेशन है वो जनरल पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली जो जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो वो जिस कैंडिडेट को वोट देंगी वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और जो 30% एससी के लोग हैं वो जिस कैंडिडेट को वोट करेंगे वो जीत ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उस सीट पर जो कैंडिडेट होगा वो ट्रूली एससी को, शेड्यूल कास्ट को, अनटचेबल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये ही एक मुद्दा और यही कारण है आज की जो हम
सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के, एससी के, एसटी के इतने एमएलए, इतने एमपी होने के बावजूद वो हम लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं। कारण क्या है कि जो जहां से वो जिन लोकेशन से चुन के आते हैं वहां पर उनको सिर्फ एससी के लोग ही नहीं बल्कि और दूसरी की जातियों के लोग और दूसरे जो हिंदू लोग हैं वो भी उनको वोटिंग करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है कि हम ज्यादा अगर एससी की बात करेंगे तो जो और जो वोटर्स हैं अदर देन एससी के अलावा जो और वोटर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का इसी कारण से वो जो कैंडिडेट्स हैं वो हमको बहुजनों को, एससी एसटी को, ओबीसी को वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अब ये 4 पॉइंट्स को एक बार मैं समराइज करूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसको एक भाई टोटल 151 सीट थी, उनमें से कांग्रेस को मिली 73 सीट्स और 73 सीट्स में से भी ओनली 38 सीट्स ऐसी थी, मतलब ये जो 73 सीट्स हैं उनमें से भी 33 सीट्स ऐसी थी जहां पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर वो जीते। अब 73 में से 38 को माइनस करो तो आया 35, मतलब 73 में से 38 को माइनस किया तो 35 आया। तो 35 सीट्स तो ऐसी सीट्स थी जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, मतलब 73 में 38 को माइनस किया 35 आया। तो 35 सीट्स तो ऐसी सीट्स थी, उन सीट्स पे जीती है जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, तो जब जो 35 सीट्स 73 में से 35 सीट्स तो ऐसी सीट जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां से कांग्रेस जीती है, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकती है कि वो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, डू नॉट देयरफॉर इन एनी वे रिप्रेजेंट द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो क्योंकि वो जो बाकी की जो 35 सीट्स हैं उनमें तो मतलब हिंदुओं ने वोट डाले हैं ना, ज्यादा हिंदुओं ने वोट डाले हैं, तो वो कांग्रेस कह ही नहीं सकती कि शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओनली 38 सीट ऐसी थी, ओनली 38 सीटें ऐसी थी जहां पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसके बावजूद कांग्रेस जीत गई। ठीक है, यहां 38 सीट्स पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसके बावजूद कांग्रेस जीत गई। तो ओनली ये 38 सीट्स ही हैं जहां पर कांग्रेस वास्तव में एससी को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी सीटों पे नहीं कर रही। तो कुल मिला के बात हुआ कि 151 में से ओनली 38 सीटों पर कांग्रेस ऐसी जगह जीती है जहां पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो कुल मिला के से ये कंक्लूजन निकल जाता है कि जो कांग्रेस का जो फंडा, कांग्रेस बोल रही है कि भैया एससी को रिप्रेजेंट कर रही है, एससी को रिप्रेजेंट करती, तो क्या कांग्रेस 151 में से 38 सीटें जीतती इन ट्रू सेंस मतलब जहां पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो एक कुल मिला के टेक्निकली देखा जाए जिस चीज को वो बोलना चाह रही है कि जो कांग्रेस एससी को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर 100 रिप्रेजेंट करती है एससी को, तो 151 में से क्या ओनली 38 सीटों पर ही कांग्रेस जीतती, और क्योंकि 151 में से ओनली 38 सीट्स पर ही रियल सेंस में कांग्रेस जीती है। रियल सेंस का मैंने मतलब बता ही दिया आपको। रियल सेंस का मतलब जहां एससी की पॉपुलेशन ज्यादा थी उसके बावजूद कांग्रेस जीत गई, उसको रियल सेंस बोल रहे हैं। तो ओनली 151 में से 38 सीटों पर कांग्रेस रियल सेंस में जीती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी सीट्स पर वो कांग्रेस हारी है ना। और क्योंकि मेजोरिटी सीट्स पर कांग्रेस हारी है, इसलिए जो कांग्रेस का एक क्लेम कि वो एससी को, शेड्यूल कास्ट को, अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठा है और एक प्रोपेगेंडा है। आगे बाबा साहब बात करते हैं खुद की बनाई हुई पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की, जो कि 1937 नहीं है, 37 के अंदर इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुई थी, बनी थी। और मोस्टली जो प्रोविंस ऑफ बॉम्बे का जो प्रोविंस है, बॉम्बे के अंदर ही इसने अपनी फंक्शनिंग की थी, अपना जो भी काम था पार्टी का वो सिर्फ बॉम्बे के अंदर ही किया था। और दूसरे प्रोविंसेस के अंदर इस पार्टी ने अपनी ब्रांचेस नहीं खोली थी। तो और यहाँ बॉम्बे के अंदर जो 15 सीट्स रिजर्व थी एससी के लिए, जो 15 सीट्स रिजर्व थी एससी के लिए, उसमें से 13, ये 18 नहीं है, 13 है, 13 है। ये इस बुक के अंदर 8 को 3 को 8 लिखा हुआ है, इसलिए गलती से ये 13 है, ये 13। तो 15 में से 13 सीटें, 15 में से 15 में से 13 सीटें बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी जीती थी बॉम्बे के अंदर, क्योंकि वहीं पर बेसिकली जो पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वहीं पर फंक्शन काम कर रही थी और इलेक्शन से 2 महीने पहले तो बनी थी। इस कारण से दूसरे प्रोविंसेस के अंदर वो अपनी ब्रांचेस नहीं खोल पाई थी। और इसके अलावा बाबा साहब बोल रहे हैं कि 2 जनरल सीटों पर भी जीत गई थी, मतलब टोटल 15 सीटें जीती थी और 15 में से 13 तो एससी की सीटों पर जीती थी और 2 जनरल की सीटें भी जीती थी। तो अब आप ये देखो, जो बाबा साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी थी 2 महीने पहले बनाई थी और 15 सीटों में से वो 13 सीटें जीत गई। ठीक है, तो अब बताओ कि जो एससी है, एससी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कांग्रेस में इतना दम था तो ये जो जहां पर बाबा साहब ने मेनली प्रचार बॉम्बे के अंदर ही किया था, बॉम्बे प्रोविंस के अंदर किया था, तो अगर कांग्रेस में दम था तो इन 15 सीटों पर यहां पर जीत के बताते ना।
यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को मतलब कितनी मिली पता नहीं, लेकिन बाबा साहब ने 15 में से 13 सीटें यहाँ पर जीती थी। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई साहब जो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाबा साहब करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, ना कि कांग्रेस। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो जिस तरह की जो सक्सेस मिली है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को, वो कंप्लीटली जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है उसको मतलब बता देती है कि जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा वो विकेट लाई, एक बहुत चालाक झूठ है कि भाई जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो तो फेल कर गई और कांग्रेस से उसने सारी सीटें जीत ली हैं, जो एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उस पर कांग्रेस ने जीती है। ये बिल्कुल एक झूठ है। मतलब कि एक चीज समझ में नहीं आती, एक तो प्रोपेगेंडा किया जाए तो उसका कुछ बेसिस, तो एक बिल्कुल सफेद झूठ ही आप बोलकर प्रोपेगेंडा कर दें। तो कांग्रेस की जो मतलब एक आप हद देखो नीचे गिरने की, और एक इतना चालाक बने की हद देखो कि मतलब सफेद झूठ बोल बोल के कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किए थे। आगे प्रीफेस में बाबा साहब ने जिन लोगों ने इस किताब में को लिखने में बाबा साहब की हेल्प की है उनको थैंक बोला है। आगे बाबा साहब ने यही बोला है कि इस बुक को स्टार्टिंग में वो जस्ट एक समरी टाइप से बना रहे थे, मतलब मोटा सा मतलब एक बता दिया जाए, लेकिन इसको जब बनाते गए तो धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होती गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते रहे। और जो बाबा साहब के एक फ्रेंड थे, जो कि फ्रेंड थे को वर्कर थे, वो बाबा साहब की जो फ्रेंड एंड को वर्कर जो थे वो चाहते थे कि ये बुक और ज़्यादा एनलार्ज हो, इसमें और इन्फॉर्मेशन डाली जाए, और साथ में कांग्रेस और गांधी को अच्छी तरह से एक्सपोज किया जाए कि पिछले 20-30 सालों के अंदर उन्होंने किस तरह से अनटचेबल्स को मतलब उनके अधिकारों से महरूम किया है, किस तरह से मतलब चालाकियां षड्यंत्र रचे हैं कि जो अनटचेबल्स हैं उनको अधिकार ना मिले। I must expose the efforts of Congress and Mr. Gandhi to improve the law of the untouchables for the information of untouchables and also for the foreigners। मतलब ताकि इस बुक से जो एससी हैं, अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो कांग्रेस है किस तरह से कांग्रेस ने चालाकियां की। ओरिजिनल वर्क जो हुआ था वो सिर्फ 75 पेजेस का था, लेकिन बाद में बनाते बनाते बहुत बड़ी बुक बन गई। और 1917 से लेकर टिल डेट यानी 1937 तक कांग्रेस ने किस तरह की चालाकियां और गांधी ने किस तरह की चालाकियां की है और झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि वो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक्सपोज किया गया है इस बुक के अंदर। बाबा साहब आगे बोलते हैं कि जो मिस्टर गांधी है वो मतलब अपने आप को अनटचेबल्स का सेवियर मानते थे, अनटचेबल्स का एक तरह से मसीहा मानते थे, और वो मतलब इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ये जो मतलब क्रेडिट उनको मिलता है उस क्रेडिट को कोई और उनके साथ में शेयर कर ले। चैंपियन the untouchables and was not even prepared to share the honor with anyone else। बाबा साहब कहते हैं कि जो कांग्रेस और गांधी है वो मतलब अनटचेबल्स के सेवियर हैं, अनटचेबल्स के मसीहा हैं, और कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी अनटचेबल्स अछूतों के साथ में जो गलत हुआ है उसको वो दूर करके रहेंगे और उसको मतलब जरूर एड्रेस करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो अछूतों का ध्यान रखेंगे, इसलिए जो अनटचेबल्स हैं उनको किसी भी तरीके पॉलिटिकल सेफगार्ड की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये कांग्रेस और गांधी की चालाकी देखो, मतलब कि भाई हमने प्रण ले लिया है कि हम अछूतों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, और क्योंकि हमने प्रण ले लिया है इसलिए क्यों और हम अछूतों की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, इसलिए अछूतों को पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की जरूरत नहीं है। मतलब दिस इज व्हाट वी कैन कॉल किलिंग बाय काइंडनेस। किलिंग बाय काइंडनेस बाबा साहब ने आगे एक्सप्लेन भी किया इस चीज को, किलिंग बाय काइंडनेस। आगे बाबा साहब बुक में इस प्रीफेस में लिखते हैं कि जो ये बुक उन्होंने स्पेशली अनटचेबल्स एससी अछूतों के लिए लिखी है और साथ में फॉरेनर्स के लिए लिखी है, और जो हिंदूज हैं वो तो ऑब्वियसली बाबा साहब को मतलब क्योंकि गांधी के बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोवर्स है तो वो इस किताब को रिजेक्ट कर देंगे और बाबा साहब के मतलब कुछ ना कुछ गलत मतलब जो गालियां, सीधी बात बोलूं तो गालियां बोलेंगे इस किताब को लिखने के लिए, क्योंकि जो हिंदू है वो मतलब भक्त एक तरह से गांधी के, और क्योंकि वो भक्त है गांधी के तो ऑब्वियसली वो बाबा साहब को गालियां ही। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि जो गांधी को जिस तरह से बाबा साहब देखते हैं और जिस तरह से अनटचेबल्स देखते हैं उस तरह सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनटचेबल्स ही देखते हैं, अछूती गांधी को, मिस्टर गांधी को उस तरह देखते हैं। मुस्लिम सिख और ईसाई क्रिश्चियंस भी जो गांधी है उनको शक की निगाहों से देखते हैं। और जो ये बुक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी आर अनटचेबल्स, इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है beware of मिस्टर गांधी। beware of मिस्टर गांधी मतलब गांधी से सावधान रहो। मतलब ये जो beware of मिस्टर गांधी ये एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन इस बुक की पूरी एक समरी बता देती है कि beware of मिस्टर गांधी, गांधी से सावधान रहो। मतलब गांधी इतना खतरनाक आदमी है कि वो he will kill by kindness,
मतलब वो काइंडनेस से किल करेगा, मीठी मीठी चुपड़ी उचपड़ी बातें बोलकर वो फंसाकर आपको आपके अधिकारों से वंचित कर देगा। और जो कि वास्तव में पूना पैक्ट के अंदर हुआ था कि अनटचेबल्स को, एससी को, शेड्यूल कास्ट को जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिले थे वो मिस्टर गांधी की वजह से एससी को नहीं मिले। और क्योंकि मिस्टर गांधी की वजह से एससी को नहीं मिले, तो अगर आज एससी की जो हालत है, आज एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एससी की बातें नहीं करते, शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करते हैं, वो जो एससी के कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गांधी की वजह से है कि वो एससी की बात नहीं करते। अगर वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एससी को मिल जाता और जो एससी के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ एससी के लोग ही चुनते, तो आज वो सिर्फ एससी की बात करते। लेकिन मिस्टर गांधी की वजह से वो जो एससी के कैंडिडेट हैं वो चमचे बन गए हैं हिंदुओं के और हिंदुओं की पार्टी के। इसलिए बाबा साहब बोल रहे हैं बी वेयर ऑफ मिस्टर गांधी, गांधी से सावधान रहो। यही निष्कर्ष निकलता है इस किताब का भी। बाबा साहब बोलते हैं कि जो मिस्टर गांधी है वो कहते हैं कि भाई वो फ्रेंड है मुस्लिम के, सिख के, एससी के, लेकिन जो इन कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते हैं। तो बाबा साहब ये बोलते हैं कि एक लीडर के लिए, एक जो गांधी के लिए कितनी मतलब वो बात है कि जिनको वो बोल रहा है कि वो उनका फ्रेंड है, वो लोग ही नहीं मानते इस चीज को कि वो उनका फ्रेंड है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो हिंदूज हैं वो तो उनकी इस किताब को मतलब एक तरह से डिनाउंस कर देंगे, विल डिनाउंस द बुक, रिजेक्ट ही कर देंगे। लेकिन और कुछ ना कुछ मतलब गाली गलोच या कुछ ना कुछ कॉल मी नेम्स, मतलब कुछ ना कुछ गालीबाजी करेंगे। लेकिन बाबा साहब फिर बोलते हैं कि एक कोटेशन कोट करते हैं कि द कारवा मस्ट ऑन दो द डॉग्स बार्क, मतलब जो कारवा है वो चलता रहना चाहिए, चाहे से कुत्ते भौंकते रहें, कुत्ते भौंकते रहें, लेकिन जो कारवा है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब आगे वोल्टेयर को कोट करते हैं, हु राइट्स द हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम मस्ट एक्सपेक्ट टू बी अटैक्ड फॉर एवरीथिंग ही हैज सेड एंड फॉर एवरीथिंग ही हैज नॉट सेड। मतलब जो इंसान अपने समय के इतिहास को लिखता है उसको तैयार रहना चाहिए हर तरह के अटैक के लिए। ठीक है, जो चीज उसने बोली है उस पर भी अटैक होगा और जो चीज उसने नहीं बोली है उस पर भी अटैक होगा। तो इस चीज के लिए, इस परिस्थितियों के लिए, कंडीशंस के लिए उस इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो बाबा साहब यही बोलते हैं कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बंदा लव्स ट्रूथ एंड लिबर्टी उनको इस चीजों से फियर्स नथिंग, उसको इन चीजों से, इस तरह के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि किताब क्योंकि काफ़ी बल्कि बन गई है, बल्कि बनने का रीज़न है कि इसमें काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं, काफ़ी परिस्थितियों को, कंडीशंस को एलेबोरेट किया गया है और रिपीटेडली एलेबोरेट किया गया है ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ सके कि किस तरह से कांग्रेस और गांधी ने अनटचेबल्स के साथ में अन्याय और नाइंसाफी की है, उनको बहुत एलेबोरेट करके समझाया गया है। इस कारण से किताब काफ़ी मोटी बन गई है। और इसको मोटी बनने का एक रीज़न ये भी है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्यूमेंट्स है वो डाले हैं, क्योंकि जो अनटचेबल्स है उनको रेडी रेफरेंस के लिए सब चीज़ें मिल जाए। क्योंकि अगर सिंपल एक आर्टिकल लिख दिया जाए बिना रेफरेंस के, बिना उसकी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनके लिख दिया जाए, तो फिर उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो अनटचेबल्स है वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। नॉर्मल पब्लिक तो फिर भी उनको मिल जाती है, लेकिन अनटचेबल्स को इजीली एक्सेस इन्फॉर्मेशन की नहीं मिलती। इसी कारण से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी किताब में डाल दी कि उनको और कहीं से रेफरेंस लेने की जरूरत ही ना पड़े। हियर अगेन आई मस्ट स्टेट अनटचेबल्स आर नॉट लाइकली टू गेट द इन्फॉर्मेशन विच टू द जनरल रीडर मे बी। लास्ट में जाके बाबा साहब ने बोला है कि उन्होंने इस किताब के अंदर डिप्रेस क्लास, जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट, हरिजन्स एंड सर्वाइल क्लास, ये अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं अनटचेबल्स के लिए। और उसका रीज़न ये बताया है कि क्योंकि जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो एससी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो ये शेड्यूल कास्ट है, ये 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसके बाद में ये वर्ड यूज़ में आने लगा है। मिस्टर गांधी है वो अनटचेबल्स के लिए हरिजन वर्ड यूज़ करते थे। उससे 1935 के इंडिया एक्ट से पहले जो अनटचेबल्स है उनके लिए डिप्रेस क्लासेस का वर्ड यूज़ किया जाता था। All these names have been officially and unofficially at one time or the other for the untouchables. The Government of India Act is scheduled caste, but the came into after 1935, 1935 के बाद में यूज में आने लगा है। हरिजन्स बाय मिस्टर गांधी, डिप्रेस क्लासेस बाय गवर्नमेंट। तो कुल मिला के जो ये वर्ड्स हैं इस बुक में, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इनको सिनोनिम मान के ट्रीट किया जाए। डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट, हरिजन, सर्वाइल क्लास, इन सब ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ये सिनोनिम है अनटचेबल।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये जो प्रीफेस है वो ख़त्म होता है इस बुक का, और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को मैं बिल्कुल एक को समराइज करूं एक दो लाइंस के अंदर, तो ये है, इसके अंदर बाबा साहब ने ये बताने की कोशिश की है इस इंट्रोडक्शन के अंदर, इस प्रीफेस में, कि जो कांग्रेस और गांधी का जो एक क्लेम है कि वो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अनटचेबल्स की मसीहा हैं, ऐसा जो वो क्लेम करते हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। और बाबा साहब ने साबित कर दिया है फैक्ट्स एंड फिगर्स से। इनफैक्ट जो 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कहा जाता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उनको तो सिर्फ 12-13 सीट्स ही मिली थी, है ना, इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है इस चीज को। तो उन्हीं इलेक्शंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स से डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने साबित कर दिया है कि जो कांग्रेस और गांधी है, कांग्रेस एंड गांधी है, वो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अनटचेबल्स के मसीहा नहीं हैं। हम आगे के वीडियोस के अंदर जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें इन चीज़ों को और एलेबोरेट तरीके से समझाएंगे। हर चैप्टर में बाबा साहब ने और अच्छी तरह से समझा रखा है, तो इनको आगे हम और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में कुछ नहीं तो सिर्फ जय भीम ही लिख दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि लोग बाबा साहब के विचारों से अवगत हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।